आज की क्लास में हम NCERT क्लास 11th की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर है सेट यानी समुच्चय। ठीक है, अब ये सेट ये जो चैप्टर है इसे स्टार्टिंग में पढ़ने का क्यों हमारा मकसद है, तो जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है रिलेशन और फंक्शंस, ये सभी जो है सेट से कनेक्ट है, इसलिए हम इस चैप्टर को पहले देख रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर ऑफ द मैथ्स है, इसलिए इसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहले देखिए यहाँ पर थ्योरी ऑफ सेट वॉज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर। ठीक है, ये जो थ्योरी है सेट की, समुच्चय की, उसे किसने दिया था, तो जर्मन के गणितज्ञ हैं जॉर्ज कैंटोर। अगर इसकी परिभाषा डेफिनेशन की बात करें तो अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। सबसे पहले ये जो आपका टर्म है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसकी बात कर लेते हैं। तो किस तरह का कलेक्शन, ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी हो सकता है आपका, चाहे वो फ्रूट्स का है, चाहे वो बर्ड्स का है। जैसे यहाँ एग्जांपल हमने लिया है क्रिकेट टीम का कलेक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्ट सॉरी, तो क्रिकेट टीम का यहाँ अगर हम कलेक्शन लेते हैं तो यहाँ आप क्रिकेटर्स के नाम लेंगे, ना कि फुटबॉलर होगा, ना हॉकी प्लेयर होगा। बर्ड्स में हम जो उड़ने वाले पक्षी हैं उनको हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, किसी और अन्य जीव या जंतु को नहीं रखेंगे। तो इस तरह का एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। इसके बाद एक टर्म है यहाँ पर वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित। किस तरह से होना चाहिए, मतलब वो आपस में किसी न किसी तरह से कनेक्ट हो रहे हों या किसी गुणधर्म को दर्शा रहे हों। ठीक है ना, जैसे कि वॉवेल, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम वॉवेल्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। और अगर हम उनमें से वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को अलग करें तो वॉवेल्स आपको पता है कितने हमारे पास 5 होते हैं, AEIOU। ठीक है, केवल यही, जब भी हम आपसे पूछेंगे सेट ऑफ वॉवेल तो आप AEIOU ही बताएंगे। क्लियर है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या हो सकता है, तो आपको पता है डेफिनेशन, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, तो 1 2 3 4 5 और इस तरह से आप इनफाइनाइट तक चले जाइए, आपको जो है नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे। तो इन्हें क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी तरह द सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाएं, 2 4 6 8 10 12 और इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे तो इनफाइनाइट तक आपको बहुत सारे इवन नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वे होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q इस रूप में, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो उम्मीद है सेट आपको समझ में आ गया होगा कि सेट्स हम किससे कहते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर जिसे आपको समझना होगा, जैसे ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिम्स टर्म्स। ठीक है, तो आप जो एलिमेंट्स हैं उसे ऑब्जेक्ट्स भी बुला सकते हैं, एलिमेंट्स भी बुला सकते हैं, मेंबर्स भी बुला सकते हैं, या कंपोनेंट्स भी आप कह सकते हैं। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं, एक ही टर्म्स हैं। ठीक है, तो एक सेट में जितने भी चीज़ें होंगी हम रखेंगे उन्हें ही एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा टर्म ये है हमारा कि सेट्स आर यूजुअली denoted by capital letters like A, B, C, D, X, Y, Z। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जब भी हम किसी एलिमेंट्स के ग्रुप का एक सेट बनाते हैं तो उसे हम कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स लाइक स्मॉल A, B, C, D, X, Y, Z एक्सेट्रा। ठीक है, तो जैसे हम सेट का नाम हमने दिया कैपिटल A, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जब हम एलिमेंट्स लेंगे वो हमेशा जो है स्मॉल लेटर्स में होंगे। जैसे एक एलिमेंट हमारा A है तो स्मॉल A, स्मॉल b, स्मॉल c, इस तरह से हम बनाएंगे। क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए, पहले से ही कुछ ऐसे सेट्स हैं जिनके लिए हमने सेट का नाम डिनोट कर रखा है, यानी उन्हें ऐसा ही पढ़ा जाता है। जैसे एन, कैपिटल एन, ये जो है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट करता है। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। इसके बाद जेड,
Z जो है द सेट ऑफ इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित करता है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो सभी पॉजिटिव वैल्यू, सभी नेगेटिव वैल्यू और ज़ीरो, इसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्याएं। जैसे आपका -2 है, -1 है, फिर 0 है, इसके बाद 1 2 3 4 इस तरह से इनफाइनाइट तक चले जाइए। तो ये आपके इंटीजर नंबर का एक सेट है और इसे Z से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट Q, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्याओं का सेट होता है। तो परिमेय संख्याएं जहाँ पर भी आपको मिलेंगी P/Q के फॉर्म में मिलेंगी, उन्हें हम सेट ऑफ रैशनल नंबर कहेंगे और उसके सेट को हम Q से डिनोट करेंगे। क्लियर है? इसके बाद है कैपिटल R, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, इसे हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। रियल नंबर क्लियर है आपको? पहले से अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो आप इसे जान पा रहे होंगे, और नहीं जान रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक होता है। इंटीजर नंबर हमारा -2 -1 यानी कि जितने भी निगेटिव वैल्यू है, 0 है और भी पॉजिटिव वैल्यू, ये सारे आपके इंटीजर नंबर में आ जाएंगे। रैशनल नंबर में आपको पता है कि P/Q के फॉर्म में जिन्हें हम लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन रियल नंबर वे होते हैं इनमें जिनका कोई ना कोई मान हो। ठीक है, तो हर नंबर्स का चाहे वो किसी भी फॉर्म में लिखा हो, उसका कोई ना कोई मान होता है। तो आपका इसमें जितने भी पॉजिटिव वैल्यू हैं वो आ जाएंगी, जो भी निगेटिव वैल्यू हैं वो भी आ जाएंगी, सारे डेसिमल नंबर आएंगे, रैशनल नंबर्स आएंगे, और जो भी आपके रूट्स या क्यूब रूट्स वाले नंबर्स हैं वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे और उन्हें हम कहेंगे द सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ डिनोटर सेट। ठीक है, एक सेट को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो हमने तो पहले ही देखा कि अगर सेट है तो सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं और उसके जो एलिमेंट्स हैं उसमें उसे स्मॉल लेटर्स में हम डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा हों जिसे हम लिख ना सकें एक साथ, ठीक है, एक जगह पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम एक सिंबल का यूज़ करते हैं, एप्सिलॉन। इसे हम यहाँ पर बिलोंग्स टू पढ़ेंगे। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के लिए वॉवेल्स, वॉवेल्स का एक सेट है, एलिमेंट्स हैं A, E, I, O, U। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? तो वॉवेल के लिए मान लीजिए सेट का हम नाम V रख देते हैं। ठीक है ना, कैपिटल V हम सेट नाम रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम अगर A को प्रदर्शित करना चाहते हैं, स्मॉल a को, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल V। ठीक है, I के लिए कैसे लिखेंगे? स्मॉल I बिलोंग्स टू कैपिटल V। क्लियर है? लेकिन कोई और अल्फ़ाबेट आ जाए, जैसे कि F आ जाए, अब हम यहाँ पर F आ जाए, अब F हमें पता है कॉन्सोनेंट है, ना कि वो एक वॉवेल है। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इसे मैं स्मॉल में लिखूँगी, ये गलत है। ठीक है, एलिमेंट्स जो है स्मॉल में लिखे जाएंगे। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम इस F को लिखेंगे स्मॉल लेटर में और इसे लिखेंगे F इज़ नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल V। ठीक है, इसका मतलब F जो है वॉवेल्स के अंतर्गत नहीं आता, उसका सेट का मेंबर नहीं है, एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 30 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय। ठीक है, 30 के जो है प्राइम फैक्टर्स है उसका सेट यहाँ पर बनाना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 30 के कितने हमारे पास फैक्टर्स हो सकते हैं। तो 2, ठीक है, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30, इतने हमारे पास फैक्टर्स हो गए 30 के। ठीक है, अब इसमें से हमें जो है अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर को अलग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चीज़ें समझ लीजिए, जैसे कि हम इसे लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर के लिए हम कैपिटल P का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, सेट का नाम कैपिटल P से हम डिनोट कर सकते हैं। अब इसे हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? तो जैसे यहाँ पर मैं 5 के लिए, एग्जांपल के लिए मैं 5 ले लेती हूँ, तो 5 को हम इस तरह से डिनोट करेंगे, 5 बिलोंग्स टू कैपिटल P। ठीक है ना, मतलब कि क्या हुआ यहाँ पर
कि ये जो 5 है ये 30 के जो भी फैक्टर्स हैं उनमें से है और एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है, प्राइम फैक्टर है। लेकिन इसी की जगह हम 15 को ले लें, ये भी तो फैक्टर है 30 का, ठीक है ना। तो ये इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 15 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल P। क्यों? क्योंकि ये एक फैक्टर तो है बट इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है ना, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 से जो है 15 आपका 3 और 5 से डिवाइड हो जाता है और प्राइम नंबर किसी भी अन्य नंबर से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर एक और आपको 3 और 2 ये भी ऐसे नंबर्स हैं जो कि एक प्राइम नंबर्स हैं और 30 के फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर 30 की ले लें, 30 की बात करें तो 30 इज़ नॉट बिलोंग्स टू P, ठीक है। इसका मतलब 30 जो है प्राइम फैक्टर नहीं है यहाँ पर। क्लियर है ये चीज़ें? ठीक, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, ठीक है। मतलब ये एक सेट को हम कितनी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह से हम सेट को लिख सकते हैं, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में हम इसे लिख सकते हैं। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप, ये दो फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इन्हें हम एक तरफ से देखते हैं। सबसे पहला रोस्टर फॉर्म, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स, ठीक है। तो जो रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में हम जब सेट्स को लिखेंगे या उसके एलिमेंट्स को लिखेंगे तो एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे, कॉमा में लिखेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर, ये जो मिडिल ब्रैकेट कहलाता है ये वाला, उसके अंतर्गत हम लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में बोले तो अवयवों को अर्धविराम के द्वारा अलग किया जाता है और इसे मझले कोष्ठक के अंदर रखा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वोवेल्स का सेट है हमारे पास, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट्स में। अब इसे लिखा कैसे जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिया ये जो आपका ब्रैकेट्स है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। वोवेल्स है, वोवेल्स हमें पता है A-E-I-O-U होता है और इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो मैंने पहले से ही लिख रखा है कि जो आपका मिडिल ब्रैकेट है उसके अंतर्गत हम जो है एलिमेंट्स है उसे लिखेंगे और कॉमा में A, E, I, U, O, उसके बाद U, ठीक है। अब ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में, ठीक। नेक्स्ट देखिए 24 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो 24 को जो भी डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर है उनका समुच्चय बनाना है और उसे हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख ले, अब नेचुरल नंबर है तो हमें यहाँ पर डिफाइन नहीं करना है कि आपको ऑड नंबर लेने हैं, इवन नंबर, इसमें सभी आ जाएंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर है तो, ठीक। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा 24 है किससे किससे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, जो मिडिल ब्रैकेट है हमारा। तो सबसे छोटा जो नंबर है नेचुरल नंबर जो डिवाइड करता है 24 को वो है 2, इसके बाद है 3, 4, 6, 8, 12, ठीक है, और खुद 24, ठीक, और ब्रैकेट क्लोज। तो ये इतने एलिमेंट्स हमको मिल गए और ये जो फॉर्म है हमारा ये कहलाएगा रोस्टर फॉर्म ऑफ 24। क्लियर है? ओके। देखिए जब भी हम एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखें तो दो बातों का हमें ध्यान रखना होता है। पहला है द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज़ इमटेरियल, ठीक है। इसका मतलब है रोस्टर फॉर्म में अवयवों को क्रम में लिखा होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट्स हैं उसे हम एक सीरीज़ में एक क्रम में लिखें वो ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो आपका 1 के बाद 2, फिर 3, 4, 5, 6 इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। बट अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं इस क्रम को हम इसी तरह से इसी सीरीज़ में लिखें। 1 भी हो सकता है, 1 के बाद 3 भी हो सकता है, उसके बाद 5 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, फिर 8 हो सकता है। तो इस तरह से उसका जो सीरीज़ है वो एक सीरीज़ में हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा रूल है रोस्टर फॉर्म के लिए, इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज़ नॉट जनरली रिपीटेड, ये जनरली होगा, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो जनरली रिपीटेड इज़ नॉट जनरली रिपीटेड, तो मतलब जो भी एलिमेंट्स है एक सेट का उसमें वो रिपीट नहीं होनी चाहिए,
एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने एक सेट लिया है क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम एक वर्ड है और ये सेट है आपका, तो इसे जब हम एलिमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ब्रैकेट, इसके अंतर्गत हम सी को लिए हैं, इसके बाद एल है, ए है, एस, आर, ओ, एम, इसे सभी को हमने कॉमा के फॉर्म में लिख लिया और ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्लासरूम का जो सेट है इसमें देखिए एस जो है रिपीट हो रहा है, ओ जो है रिपीट हो रहा है, लेकिन हम जब भी इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक बार ही लिखेंगे, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। सेट को लिखने का दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है ये? तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट पोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट्स आउटसाइड द सेट। हिंदी में किसी समुच्चय के सभी अवयव आपस में किसी प्रकार से एक समानता रखते हों जो समुच्चय के बाहर किसी भी अवयव में ना हो, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? तो जो भी एलिमेंट्स आप सेट में लेते हैं, जैसे कैपिटल ए है, इसके अंदर हम 1 2 3 ऐसे प्राइम नंबर्स को नेचुरल नंबर्स को ले लें, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, वो किसी न किसी तरह से एक समान हो, ठीक है ना, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए उनके गुणधर्म, ठीक, और ऐसा गुणधर्म जो बाहर किसी अन्य एलिमेंट में आपको देखने को ना मिले, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ वॉवेल को लेते हैं, वॉवेल में आपको देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 एलिमेंट्स आपको दुनिया में मिलेंगे इंग्लिश में, ठीक है ना, और कहीं पर भी वॉवेल्स आपको नहीं मिलेंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं डेज ऑफ वीक, ठीक है, सप्ताह के दिनों की बात करें तो कौन कौन से आपको पता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यही 7 डेज जो है आपको मिलेंगे इन अ वीक, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको केवल जो ये आपके जो वीक के डेज़ हैं ये आपको और भी कहीं पर नहीं मिलेंगे, इनकी जो गुणधर्म है या कॉमन प्रॉपर्टी है वो केवल 7 डेज़ के नाम में ही आपको मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरह से इनका एक सेट बन जाता है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। और सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका मैं यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर हम मिडिल ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पर एक एक्स डिनोट कर लेंगे सेट को समझाने के लिए कि जो ये वॉवेल का एक सेट है, ठीक है, और यहाँ पर साइन लेंगे हम कॉलन का, फिर स्मॉल एक्स, स्मॉल ए, वाई, जेड, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो एलिमेंट्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ए, ई, आई, ओ, यू भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसे हम कैसे लिखेंगे? एक्स इज़ a vowel of alphabet। अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं फिर समझते हैं हम, ठीक। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक वॉवेल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो ये जो एक्स आपने स्टार्टिंग में लिखा है ये सेट को डिनोट करने के लिए है। किसका सेट? वॉवेल का सेट है, और उस सेट का हम नाम दे देते हैं कैपिटल वी। तो कैपिटल वी इक्वल टू ब्रैकेट एक्स कॉलन एक्स इज़ अ वॉवेल ऑफ अल्फ़ाबेट। इस एक्स की जगह पर आप ए ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, आई ले सकते हैं, ओ या यू, कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसका क्या मतलब है कि जो वॉवेल का एक सेट है एक्स, उसमें ये जो एक्स है, ए है, ई है, आई है, ओ, यू है, इज़ अ वॉवेल ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का एक वॉवेल है। इस तरह से हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ पर पहले कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म का, और इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल है हमारा कैपिटल ए इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स कॉलन एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन 3 एंड लेस दैन 10, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में है। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसे हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो रोस्टर फॉर्म में आपको पता है कैसे लिखते हैं कि ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं और जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसे हम कॉमा में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल ए इक्वल टू ब्रैकेट
ओपन करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है कि x इज़ अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है x, और x इज़ ग्रेटर दैन 3, ठीक है, 3 से बड़ा है, यानी 4 से स्टार्ट करेंगे, नेचुरल नंबर है तो 4 के बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा, ठीक है। अब 9 तक हम यहाँ पर रुक जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो x है वो लेस देन 10 है, ठीक है। x जो है ग्रेटर देन 3 और लेस देन 10 है, इसलिए 4 to 9 नंबर्स हम यहाँ पर एलिमेंट्स लेंगे, कॉमा में लिखेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। a इक्वल टू ब्रैकेट में x कॉलन x एक पूर्णांक है, इंटीजर है, ठीक है, और x इज़ ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। अब इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है, जल्दी से इसे लिखिए। कैपिटल A इक्वल टू ब्रैकेट, ठीक है। अब देखना x की वैल्यू कितनी यहाँ से दी हुई है, ग्रेटर देन -3, तो -3 से बड़ा क्या होता है? -2, -2 के बाद -1, फिर 0, 0 के बाद आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्यों? क्योंकि x लेस देन 7 है। तो ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। c इक्वल टू x ब्रैकेट में x कॉलन x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग 8 हो, ठीक है। थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करिएगा। ऐसे 2 अंकों की प्राकृत संख्याएं लेने हैं जिसके मतलब जो डिजिट्स हैं उसके जो भी नंबर हम लेंगे 2 डिजिट का नंबर होगा, और वो जो भी डिजिट्स होंगे आपस में क्या हो रहे होंगे, जोड़ने के बाद वो ऐड करने पर 8 बनाए, ठीक है, 8 आना चाहिए। तो कौन कौन से हो सकता है? एक तो आपका 17 हो सकता है, 26 हो सकता है, ठीक है, 35 हो सकता है, 44 हो सकता है, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, इधर से बढ़ते जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 53 हो सकता है, ठीक है, 62 हो सकता है, ठीक है, 71 हो सकता है और आपका 80 हो सकता है। तो इतने सारे आपको नंबर्स मिल जाएंगे, नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे, जिनके डिजिट्स को आपस में जब आप ऐड करेंगे तो वो 8 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम देख रहे हैं द एम्प्टी सेट। इसे ही हम नल सेट कहते हैं, वॉइड सेट कहते हैं, या हिंदी में रिक्त समुच्चय। अब ये क्या वाला है भाई, तो इसे देख लेते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट मतलब जहाँ पर कोई भी एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ 2 and 3, इसके बीच का कोई आप नेचुरल नंबर बताइए, ठीक है। 2 और 3 का एक सेट है जिसमें आपको नेचुरल नंबर बताना है, इसके बीच का, 2 और 3 के बीच का, ठीक है। तो आप बता पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 के बाद खुद 3 आता है और 2 और 3 के बीच में कोई और नेचुरल नंबर नहीं रह जाता, क्योंकि फिर डेसिमल में आएगा और डेसिमल आएगा तो वो नेचुरल नंबर नहीं रह जाएगा। तो 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, यानी एम्प्टी सेट बनेगा वहाँ पे, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैपिटल B इक्वल टू, यहाँ पर देखिए दिया है x इज़ अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th and 11th, ठीक है। मतलब इज़ x जो एक स्टूडेंट है वो 10th और 11th दोनों ही क्लासों में पढ़ रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर भी एलिमेंट जो है x नाम का जो स्टूडेंट है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो 10th और 11th दोनों में पढ़ रहा होगा। तो ये एम्प्टी सेट बनेगा, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं रह जाता है, ठीक है। और इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? तो देखिए जब भी एम्प्टी सेट बनेगा तो हम इसे लिखेंगे कैपिटल B इक्वल टू 5 से डिनोट करेंगे, या फिर हम ब्लैंक ब्रैकेट बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरह से हम इसे लिख सकते हैं जब कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल A इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, x इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि x जो है 1 से बड़ा भी है, 1 से बड़ा भी है और 2 से छोटा भी है, और x क्या है? एक नेचुरल नंबर है।
तो यहाँ पर भी आपका एम्प्टी सेट बन रहा है। जैसे मैंने पहले बताया 2 और 3 के बीच सेम वही है कि 1 और 2 के बीच में x कोई वैल्यू है जो कि एक नेचुरल नंबर है। तो ऐसा नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है कि 1 to इनफाइनाइट होता है और यहाँ पर हम डेसिमल नहीं ले सकते हैं। तो ये आपका एम्प्टी सेट बनेगा। इसे हम लिख सकते हैं a = 5। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं c यहाँ पर दिया है x इज़ एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है कि x एक इवन प्राइम नंबर है और 2 से बड़ा है। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्या पॉसिबल है। तो आपको पता होगा कि 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है और एक इवन नंबर भी है। ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि x इज़ एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं रहता जो 2 से बड़ा प्राइम नंबर हो और इवन भी हो। ठीक है, 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है, छोटा या बड़ा कह लीजिए, जो कि इवन नंबर भी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। d यहाँ दिया है x² = 4 इज़ अ ऑड। ठीक है, अगर हम इसे x² = 4 इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर 2 आपको आंसर मिल सकते हैं। या तो x की वैल्यू x = 2 हो सकता है या x = -2 हो सकता है। 2 वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन दोनों ही क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। देखिए ध्यान से, दोनों नंबर्स हमें जो भी आंसर यहाँ मिलेगा एक्सपेक्टेड वो इवन नंबर होगा, ना कि ऑड नंबर। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऑड नंबर के बारे में, तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो यहाँ पर आपको ऑड नंबर मिले इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल D = 5 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, परिमित और अपरिमित समुच्चय। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट्स ऑफ अ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, हिंदी में एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित है परिमित समुच्चय कहलाती है, अन्यथा अपरिमित समुच्चय कहलाती है। ठीक है, कैसे डेफिनेशन को समझते हैं। सबसे पहले कि ऐसा एलिमेंट्स का सेट जो डिफाइंड हो। ठीक है, किसमें डिफाइंड हो, डेफिनिट नंबर्स हो, उनका एग्जैक्ट नंबर हो, वो कितने हैं। ठीक है, तो हमें वो पता हो जाएगा और इसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। लेकिन अगर हमें नंबर कंफर्म नहीं होते, क्लियर नहीं होते, डिफाइन नहीं होते कि कितने नंबर्स यानी कितने एलिमेंट्स उस सेट के अंदर हैं, तो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सेट ऑफ डेज इन अ वीक। ठीक है, सप्ताह में दिनों का सेट समुच्चय, तो कितने 7 दिन होते हैं। एकदम एग्जैक्ट हमें पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो ये जो 7 डेज, ये 7 नंबर्स है, एक क्या कर रहा है, डेफिनेट नंबर है एक सेट का। ठीक है ना, तो इससे क्लियर होता है कि ये आपका फाइनाइट सेट है। ठीक, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ए है, सेट ए है, इसके अंतर्गत हमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 ये मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसे भी हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, देखिए फाइनाइट नंबर, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को समझने के लिए, तो फाइनाइट सेट को हम एन से, मतलब जो भी नंबर है उसे हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे और जो भी सेट का नाम है उसे हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ABCD, क्योंकि हमने पहले ही देख रखा है कि जो सेट है उसका नाम हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए हम बना रहे हैं, तो ये कैसे बन जाएगा हमारा, यहाँ पर हम n लेंगे, ब्रैकेट में कैपिटल A लिखेंगे। ठीक है, और आंसर कितना हो जाएगा, फाइनाइट सेट कैसे बनेगा हमारा, तो देखिए एलिमेंट कितने हैं A के पास, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से इसे लिखा जाएगा। दूसरा देखिए B, ब्रैकेट के अंदर है ABCDEFG, इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे N, ब्रैकेट में कैपिटल B, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू कितने हमारे पास एलिमेंट है B के पास, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट C = ऑल मीन्स ऑफ द वर्ल्ड
ठीक है, दुनिया के सभी पुरुषों की बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता है कितने पुरुष हैं, लेकिन कोई ना कोई नंबर तो होगा, करोड़ों में होगा, अरबों में होगा, तो कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो पुरुषों की संख्या को दर्शाता होगा। यानी कि ये भी एक आपका क्या है, फाइनाइट नंबर है, परिमित समुच्चय है। ठीक है ना। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, एन स्मॉल में एन कैपिटल सी इक्वल टू एनी नंबर, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है वो तो, ठीक है, लाखों में हो सकता है, करोड़ों में हो सकता है, या फिर अरबों में, जितने भी होंगे तो कोई ना कोई एक फाइनाइट नंबर होगा। इज दैट क्लियर? ओके। यहाँ पर हम कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको दो आंसर मिल सकते हैं। क्या? x इक्वल टू 1 ये वैल्यू भी मिल सकती है, और x इक्वल टू 2 ये वैल्यू भी आपको मिल सकती है। तो आपको यहाँ x के दो एक्सपेक्टेड एलिमेंट्स मिल जाते हैं। क्या क्या? 1 और 2, या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। तो क्या है ये? यह एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है या तो आंसर 1 होगा या फिर 2 होगा, कम से कम चीज़ें डिफाइंड हैं यहाँ पे। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू 4, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा क्या? x इक्वल टू -2 या फिर x इक्वल टू 2, ये हमें दो आंसर मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि x इज़ अ नेचुरल नंबर, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 2, ये हो जाएगा हमारा क्या? आपका फाइनाइट सेट। क्लियर है, क्योंकि माइनस में नेचुरल नंबर नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि x जो है एक नेचुरल नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है। तो ऐसे तो आपको इनफाइनाइट तक बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे, 1 to इनफाइनाइट तक, जिसमें बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर्स भी होंगे और नेचुरल नंबर्स तो होंगे ही। क्लियर है, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ ऑड, ये भी आपका इनफाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर अनंत तक चले जाइए, ऐसे आपको नंबर मिल जाएंगे जो नेचुरल नंबर भी होंगे और ऑड नंबर भी, विषम संख्या भी होंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।